अहियापुर गांव में पप्पू टायर वाले की टायर रिपेयर करने की दुकान थी। क्योंकि गांव में गाड़ियां कम थी तो पप्पू का व्यापार मंदा था। इसी बात को लेकर वो हमेशा सोचते रहता था, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे मेरा व्यापार भी फले फूले और मेरा जीवन भी सुखमय हो जाए। एक साल बाद पप्पू की शादी पिंकी से हुई और वो उसे अपने घर ले आया। पप्पू बहुत खुश था, लेकिन उसे अब भी व्यापार बढ़ाने की चिंता थी। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। पहले तो मैं अकेला था, अब तो मुझे पिंकी का भी अच्छे से ख्याल रखना है। शादी के बाद पप्पू रोज की तरह सुबह सुबह दुकान के लिए निकल जाया करता था। दोपहर के समय पिंकी पप्पू के लिए खाना लेकर दुकान पर आया करती थी। एक दिन वो दुकान पे आई। हाय दैया, क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे पैर में कील घुस गई है। पप्पू ने बड़े आराम से कील निकालने की कोशिश की। अरे अरे, जरा आराम से। अरे सब्र रखो, अभी निकाल दूंगा। ओह, कुछ नहीं, निकल गई। कितनी बार तुम्हें कहा है कि दुकान पर आओ तो पैरों में चप्पल पहना करो। अगर तुम्हारे पैर की जगह टायर होता तो पूरी हवा निकल जाती। ऐसे बोलते ही पप्पू को एक नया प्लान सूझा। हाँ हाँ, अब आप खाना खा लीजिए। वो मैं खा लूंगा, तुम घर जाकर इस पे लेप लगाओ। ठीक है जी। पिंकी घर के लिए निकल पड़ी और पप्पू अपने नए प्लान के बारे में सोचने लगा। अगर मैं हर दिन एक दो गाड़ी पंक्चर करके खुद बनाऊं तो मुझे अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ, बढ़िया है। पप्पू दुकान से निकला और सीधा रास्ते पर पहुंचा, जहां रास्ता उबड़ खाबड़ था। बस यही तो मुझे चाहिए। पप्पू वहां से सीधा एक हार्डवेयर की दुकान में गया। वहां उसने कुछ कील खरीद ली। अगले दिन पप्पू सूरज निकलने से पहले ही उठा और कील लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। उसने रास्ते पर अलग अलग जगह कील डाल दिए और वहां से निकल गया। आज जब पप्पू दुकान पर पहुंचा तो वो बहुत उत्सुक था, ये जानने के लिए कि उसका प्लान चल रहा है या नहीं। कुछ ही देर में एक गाड़ी वहां आई। शायद पंक्चर है, मैं देखता हूं साहब। पप्पू ने खुशी खुशी उस टायर को खोला, पंक्चर रिपेयर किया, जिससे उसे 50 रुपए मिल गए। कुछ देर बाद एक दूसरी गाड़ी आई और फिर तीसरी। आज पप्पू को अपने प्लान पर बहुत गर्व हो रहा था। पप्पू ने सारे टायर्स बना दिए और फिर आमदनी गिनने लगा। आज तो 200 रुपए मिले। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही मैं अमीर बन जाऊंगा। एक हफ्ते बाद गाड़ियां आना कम हो गई। लगता है सारे कील खत्म हो गए। कल वापस डालने पड़ेंगे। पप्पू ने वापस कील खरीदे और घर गया। अगली सुबह जब वो पथरीले रास्ते पर कील डाल रहा था, तभी एक गाड़ी चालक ने उसे देख लिया। अबे रुक, धोखेबाज कहीं के। वो गाड़ी चालक पप्पू के पीछे भागने लगा और उसने पप्पू को पकड़ लिया। उसने पप्पू को गांव की पंचायत के सामने पेश किया। यह आपके गांव का पंक्चर वाला धोखेबाज है। ये रास्तों पर खुद ही कील डालता है और पंक्चर निकालकर पैसे लूटता है। क्या? आज मैंने खुद इसे रंगे हाथ पकड़ा है और ये देखिए, इसके पास ये कील की थैली भी है। वही मैं बोलूं, मेरी गाड़ी रोज पंक्चर कैसे हो जाती है? हाँ हाँ, ये धोखेबाज है। इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई। अधिक पैसे कमाने की लालच में मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो। क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। लेकिन आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम सीधा हवालात में नजर आओगे। पप्पू सरपंच के पैरों में गिर गया। अगर पप्पू ये सब ना करता तो गांव में उसकी इतनी थू थू ना होती। पप्पू के लालच की वजह से वो गांव वालों की नजरों में गिर गया। इसलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है। सिंहगढ़ एक बहुत ही सुखद राज्य था, जहां की प्रजा राजा जयवीर सिंह और रानी रूपवती की तारीफ किया करती थी। लेकिन फिर भी जनता के सबसे चहीते थे राजकुमार रघुवीर सिंह। और क्यों ना हो, राजकुमार थे भी वैसे। वे बचपन से ही हर कला में निपुण थे। महाराज अपने बेटे को शस्त्र चलाना सिखाते थे और दूसरी ओर महारानी अपने बेटे को वेदों का ज्ञान देती थी। इंसान का सबसे पहला फर्ज है इंसानियत। उसके दिल में दया, करुणा और प्रेम की भावना भरपूर होनी चाहिए। युवराज रघुवीर सिंह अपने माता की हर बात को अच्छे से समझते थे। समय के साथ युवराज एक शक्तिशाली युवक बन गए
उनके शास्त्रों का ज्ञान भी प्रशंसाजनक था। सटीक निशाना, फुर्तीली तलवारबाजी। रानी, अब युवराज राजा बनने के योग्य बन गए हैं। हाँ, और अब उनकी आध्यात्मिक शिक्षा भी संपन्न हो गई है। तो देर किस बात की? हमें बहुत खुशी हो रही है आप सबको ये बताने में कि हमारे बेटे युवराज रघुवीर अब इस लायक हो गए हैं कि वो हमारी गद्दी संभाले। हम ये ऐलान करते हैं कि आज से 6 माह बाद युवराज रघुवीर सिंह राजा रघुवीर सिंह बन जाएंगे। एक और बात, युवराज का राज तिलक होने से पहले उनके विवाह की शहनाई सारे राज्य में गूंजेगी। इस ऐलान के बाद युवराज रघुवीर सिंह के लिए अलग अलग राज्य से राजकुमारियों के रिश्ते आने लगे। इतनी सारी राजकुमारियां? आखिर किसे तुम्हारी रानी बनाए? ये तो बहुत सरल है माँ। आप सभी राजकुमारियों को यहाँ बुलाइए और उनकी परीक्षा लीजिए, और जो उनमें से आपको भा जाए उसे ही रानी बना दीजिए। सुझाव तो बहुत अच्छा है महाराज। सभी राजकुमारियों को महल में आने का निमंत्रण दीजिए। मैं खुद उन सब की परीक्षा लूंगी। ठीक है। कुछ दिनों बाद एक एक करके 5 राजकुमारियां दरबार में पधारी। सभी राजकुमारियों ने राजा और युवराज को प्रणाम किया। आप सभी का हमारे महल में स्वागत है। आप लोग रानी महल की तरफ प्रस्थान कीजिए, वहां रानी माँ आपका इंतजार कर रही है। 5 राजकुमारियां रानी महल की तरफ चलने लगी। क्या किसी को पता है कि रानी माँ क्या परीक्षा लेंगी? नहीं, शायद वो हमसे खाना बनवाए या कोई पेचीदा सवाल पूछे। वो हमें शास्त्र कला में भी परख सकती है। रास्ते भर चारों राजकुमारियां बड़बड़ कर रही थी, लेकिन राजकुमारी इंदिरा शांत थी। वो आसपास के वातावरण को देख रही थी। उन्हें रंग बिरंगे फूल बहुत अच्छे लगे। आखिर 5 राजकुमारियां रानी महल पहुंची, लेकिन वहां रानी कोई और ही थी, और रानी रूपवती ने एक दासी का रूप लिया था। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि आप यहाँ पर आई। महारानी थोड़ी ही देर में पधारेगी, तब तक मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। वो सभी राजकुमारियां महल निहारने लगी, और महारानी रूपवती सबको निहारते निहारते अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में राजकुमारियां एक दूसरे से बातें करने लगी। देखते देखते 2 घंटे बीत गए। रानी माँ अब तक लौटी नहीं। कहीं व्यस्त हो गई होगी, जल्द ही वापस आएगी। उन सभी ने अपनी गपशप जारी रखी, लेकिन राजकुमारी इंदिरा अपने आप में ही मशरूफ थी। सुबह से शाम हो गई। लगता है रानी माँ हमें भूल गई। क्या हमें यहाँ अपनी बेइज्जती कराने बुलाया है? इतना गुस्सा मत करो, शायद वो हमारी परीक्षा लेने की तैयारी कर रही हो। तभी दासी बनी हुई रानी फिर वहां आई। रानी माँ ने आप सभी के लिए एक संदेश भेजा है। ये सुनकर सभी राजकुमारियां दासी के पास चली गई। उन्होंने कहा है कि मैं आप सबको ये शरबत पिलाऊं, तब तक आप उनका इंतजार कीजिए। इंदिरा को छोड़कर सभी राजकुमारियां दासी को घूरने लगी, और दासी के रूप में आई रानी ने जानबूझकर वो शरबत सभी राजकुमारियों के कपड़ों पर गिरा दिया। अरे, अंधी हो क्या? दासी होकर काम करना भी नहीं आता? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। अब तुम गई काम से। मनसा दासी की ओर बढ़ ही रही थी कि इंदिरा बीच में आ गई। रुक जाओ मनसा, उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ होगा। तुम्हारी ड्रेस महंगी नहीं है इसलिए। अब मैं रानी माँ के सामने परीक्षा कैसे दूंगी? मैं इस दासी को तो नहीं छोड़ूंगी। न जाने रानी माँ ने कैसी दासी रखी है। जैसी रानी वैसी दासी। तुम सब लोग इतनी छोटी सी बात पर इतना अनाप शनाप क्यों बोल रही हो? तुम तो चुप ही बैठो। इतने घंटों से हमें यहाँ बिठाकर ये रानी हमारी बेइज्जती कर रही है। समझ नहीं आता कौन सी परीक्षा के लिए बुलाया है। वही परीक्षा जो तुम हार चुकी हो। परीक्षा खत्म हुई और परीक्षा सिर्फ राजकुमारी इंदिरा ने पार की। तुम सबकी सब बहुत सुंदर हो, लेकिन रानी बनने के लिए दिल भी बड़ा चाहिए, सिर्फ सौंदर्य नहीं। मैं रानी रूपवती हूँ और मैंने अपनी बहू चुन ली है। राजकुमारी इंदिरा बनेगी मेरे बेटे रघुवीर सिंह की पत्नी। आप सब अपने अपने घर वापस जा सकती है। चारों राजकुमारियों का मुंह छोटा हो गया और वो वहां से चली गई। रानी रूपवती ने अपनी होने वाली बहू को एक सोने का हार पहनाया और अपनी बहू के साथ ढेर सारे तोहफे भी भेजे। 2 महीने बाद युवराज रघुवीर सिंह और राजकुमारी इंदिरा का विवाह हो गया और विवाह के 4 महीने बाद युवराज को राजा बना दिया गया और युवरानी इंदिरा बन गई रानी इंदिरा। राजा रघुवीर सिंह और रानी इंदिरा को पाकर उनकी प्रजा बहुत खुश थी,
क्योंकि वो दोनों राजा जयवीर सिंह और रानी रूपवती के प्रतिबिंब थे।